दोस्तों एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से स्वागत है। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में पढ़ रहे थे। अब तक हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास और 9 और 10 की बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। कल की वीडियो मैंने आपको कार्य और ऊर्जा से संबंधित टॉपिक्स को बताया, उससे बनने वाले प्रश्नों को देखा और उस चैप्टर को हमने समाप्त कर लिया है। आज का जो हमारा अगला चैप्टर है वो है आपका ध्वनि। ध्वनि यानी कि साउंड। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में। ये फिजिक्स का अगला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम मिलते हैं, तो इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। साउंड, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें ध्वनि की या साउंड की, तो साउंड है क्या या ध्वनि है क्या। अगर देखिए चीजों को अच्छे से समझे तो हमको ये लगता है कि यार जो बोल रहे हैं या कानों में जो चीज सुनाई पड़ रहा है वही आवाज है या वही ध्वनि है। लेकिन ध्वनि की ये परिभाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से सही नहीं है। विज्ञान ये कहता है कि वास्तव में ध्वनि है क्या, ध्वनि आई कहां से, ध्वनि दिखी कैसे। जैसे अगर हम कुछ बोल रहे हैं, माइक के थ्रू आपके कानों पे पड़ रहा है, तो वो क्या है, हम यहां से बोल रहे हैं, अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे हैं और वही एनर्जी साउंड का फॉर्म करके या साउंड का रूप लेके आपके कानों में पड़ रही है। जैसे अगर मच्छर भैं भैं कर रहा है या भिन्न कर रहा है, तो मच्छर की जो आवाज है उसकी जो ताकत है वो साउंड का रूप लेके आपके कानों में पड़ रही है। कहीं बम ब्लास्ट हुआ, कहीं पटाखा फूटा, कहीं भैंस चिल्ला रही है, कहीं बकरी, कहीं कुत्ता, कहीं भेड़, कुछ भी कहीं वो आवाज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा को वो लॉस कर रहे हैं और वही ऊर्जा आपके कानों पे पड़ रही है और आपको लग रहा है कि हाँ कोई वहां चिल्ला रहा है या कोई वहां बोल रहा है। रास्ते में मान लीजिए आप जा रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही है, पत्ते ससरा रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, पानी बह रहा है, सबकी आवाज आपको आपके कानों पे पड़ेगी और आप ये समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे कुछ चीजें हैं। तो अल्टीमेटली देखा जाए ध्वनि क्या है, ध्वनि ऊर्जा का ही रूप है। ठीक है, किसका रूप है, ऊर्जा का। हमारा जो ध्वनि है या साउंड है ये ऊर्जा का ही रूप है, जो हमें क्या बताता है, जो हमें सुनने का या सुनने हेतु, सुनने के लिए संवेदनशील उत्पन्न करता है या संवेदनशीलता को उत्पन्न ये करता है। ठीक है, मोटा मोटा कहा जाए तो आप ये समझिएगा ऊर्जा का वह रूप जो हमें सुनने में मदद करता है क्या कहलाता है, ध्वनि। क्लियर हो गया। तो ध्वनि क्या है, ऊर्जा का ही रूप है। आपसे पूछेगा तो आराम से आप बताएंगे ध्वनि क्या है, ऊर्जा का ही रूप है जो हमें सुनने में मदद करता है। या आप कह सकते हैं कि वो ऊर्जा जब हमारे कानों पे पड़ती है, धड़ाम से जब पड़ेगी तो हमको लगता है हाँ अब ठीक है। आप मान लीजिए ये ऊर्जा बहुत तेज से पड़ गई तो हम तुरंत कान दबा लेते हैं या गरियाने लगते हैं, हरामखोर कहेगा पटाखा फोड़ रहा है, क्योंकि इतनी तेज ऊर्जा आती है। अगर हम कानों पे हाथ ना लगाएं तो हो सकता है हमारे कान के पर्दे फट जाएं या हमें कानों को डैमेज सहना पड़ सकता है। ठीक है, तो ध्वनि क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। क्लियर। अच्छा अब हम ध्वनि को उत्पन्न कैसे कर सकते हैं, यानी कि ध्वनि हम पैदा कैसे कर सकते हैं। देखिए ध्वनि को हम पैदा कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, घर्षण के द्वारा कर सकते हैं। घर्षण मतलब जैसे अभी अगर हाथ को ऐसे रगड़, देखिए ऐसे रगड़िए आवाज आने लगी, इन दोनों मार्कर को ऐसे रगड़िए आवाज आने लगी, इनको ऐसे पीटिए आवाज आने लगी। अर्थात घर्षण द्वारा हम ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, पीट कर उत्पन्न कर सकते हैं, रगड़ कर उत्पन्न कर सकते हैं, लतिया कर उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, लतिया कर उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में घसीट कर उत्पन्न कर सकते हैं, घसीट कर उत्पन्न कर सकते हैं, लात मार के कर सकते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें या तो कुछ कार्य करना पड़ेगा
और या तो कोई ना कोई कार्य करता रहेगा जिसकी वजह से हमें लगेगा कि हाँ ध्वनि यहां से आ रही है। और डिफाइन करें तो कहीं ना कहीं ऊर्जा खर्च हो रही है और वही ऊर्जा हमारे कानों के पास आ रही है। ठीक है, तो ध्वनि उत्पन्न आपका घर्षण से हो सकता है, स्कूल की बेल है उसको पीटेंगे वहां से हो सकता है, रेलवे है, ट्रेन, हवाई जहाज, बस, ये उसका भोपा बजेगा वहां से आ सकता है, मोबाइल फोन में आप बात कर रहे हैं यहां से आवाज वहां जा रही है वहां से आ सकता है। तो ये तमाम एग्जाम्पल है जहां से आप चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ध्वनि उत्पन्न करने के कई सारे रिसोर्स हैं जिसको हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और ध्वनि का जो अगला टर्म है या अगली जो चीज है उसको हम समझते हैं जो यहां से हमारा मेन चलेगा। अगला है ध्वनि का संचरण कैसे होता है। पहले समझिए संचरण। देखिए संचरण मतलब होता है चलना या ध्वनि कैसे चलती है। ठीक है, ध्वनि का हम संचरण अब पढ़ेंगे, ध्वनि कैसे आगे बढ़ती है इसको हम आपको समझाते हैं। देखिए मान लीजिए ये हो गया आप क्या, ये हो गया आपका लाउड स्पीकर। क्या हो गया? लाउड स्पीकर। देखिए यहां से आवाजें निकल रही हैं, यहां से आवाजें निकल रही हैं। यहां मान लीजिए आपका है कान। ठीक है, कान। अब जब यहां से आवाजें निकलेंगी तो रास्ते में बहुत सारा क्या रहता है, धूल के कण, हवा के कण, मिट्टी, दुनिया भर के रहते हैं। ठीक है, धूल के कण, मिट्टी, हवा के कण, ये सब रहते हैं। ठीक है, अब चीज को ध्यान समझिएगा। जब ये साउंड यहां से निकलता है, जब ये साउंड यहां से निकलता है, जब ये साउंड यहां से, तो इन कणों के पास आएगा। ये कण कहे जब ऐसे ध्वनि से धक से टकराएगी तो ये कण ऐसे से हो जाएंगे, अरे हमको काय मार रहा है, अरे हमको कहेंगे हम तुमको मारेंगे, वो कहेगा अच्छा। तो अब देखिए ये इसको मारा तो ये अगला वाला उसको मारेगा, फिर वो उसको मारेगा, ऐसे मारते मारते देखिए ये धक्का करेगा इसको तो ये लहराएगा, फिर धक्का करेगा इसको ये लहराएगा, फिर इसको धक्का करेगा ये लहराएगा, ऐसे करते 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 लास्ट में लहराते लहराते हमारे कान के पास ये कंपन आ जाएगा। ठीक है, ये लहराना क्या हुआ? कंपन। और हमको सुनाई पड़ जाएगा कि इस साउंड से बिरहा निकल रहा है, गाना निकल रहा है, प्रवचन निकल रहा है, हनुमान चालीसा निकल रहा है, क्या निकल रहा है हमको सुनाई पड़ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा चीज को। भाई साउंड से ध्वनि निकली, ध्वनि की लहर इसको धक्का मारी, ये थोड़ा सा आगे गया, अब ये वाला अगले वाले को धक्का मारेगा, वो थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर वो उसको धक्का मारेगा, वो थोड़ा सा आगे जाएगा, ऐसे करते 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 हमारे कान के पास ध्वनि पहुंच जाती है। देखिए ध्यान समझिएगा, मान लीजिए ये लहर थी, ये लहर धक्का मारी अगले वाले को, अगला वाला धक्का मारेगा इसको, फिर ये मारेगा धक्का इसको, फिर ये धक्का मारेगा इसको, और ऐसे करते करते फाइनली हमारे कान के पास में ध्वनि पहुंच जाती है। ठीक है, अच्छा ये धक्का मार किसको रहा है, किसको मार रहा है? मैंने आपको बताया ना कि एयर में या मान लीजिए इसमें क्या है, धूल के कण है, धूल के कण है, हवा के कण है, तो उनको धक्का मार मार के साउंड लेके जाती है। तो अब देखिए ये जो धक्का मार मार के, देखिए धक्का मार रही है, आगे की तरफ जा रही, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ। तो ये जब ध्वनि की दिशा, ध्यान समझिएगा, ध्वनि की दिशा में कणों की दिशा हो जाए, देखिए जो कण कंपन कर रहे हैं या कणों का जो कंपन है इसकी दिशा ध्वनि की दिशा में हो जाए तो ऐसे गति को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य गति। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य गति या अनुदैर्ध्य कंपन। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य कंपन। अर्थात ध्वनि अनुदैर्ध्य कंपन के द्वारा हमारे कानों तक पहुंचता है। अब ये अनुदैर्ध्य कंपन क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। अनुदैर्ध्य कंपन मतलब आगे पीछे गति, आगे पीछे कंपन कह लीजिए, गति मत कहिएगा। कणों द्वारा आगे पीछे गति, जब कण आगे पीछे गति करते हुए ऊर्जा को ट्रांसफर करते जाते हैं तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य कंपन या अनुदैर्ध्य गति।
तो ध्वनि अनुदैर्ध्य गति के माध्यम से हमारे कानों तक पहुंचती है। अनुदैर्ध्य गति अनुदैर्ध्य गति या अनुदैर्ध्य कंपन के माध्यम से हमारे कानों तक पहुंचती है। जैसे बात को समझिएगा, मान लीजिए ये है ध्वनि की दिशा। किसकी दिशा है? ध्वनि की। अगर कंपन ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो इसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य। लेकिन मान लीजिए ध्वनि ऐसे पहले ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, अर्थात यहां कंपन की दिशा कैसी है? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। किसके ऊपर नीचे? ध्वनि के संचरण के दिशा के ऊपर नीचे। यानी कि ध्वनि की दिशा के, ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा, मान लीजिए ये ध्वनि है, ऐसे जा रही है, ऐसे। अब अगर कंपन ऐसे ऐसे हो रहा है आगे पीछे, यानी कि ध्वनि के दिशा के बाएं दाएं या आगे पीछे अगर कंपन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य कंपन, जो कि ध्वनि संचरण का माध्यम है और इसी माध्यम से ध्वनि गति करती है और आगे बढ़ती है। लेकिन मान लीजिए गति अगर ऐसे हो रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो उस प्रकार की गति को या उस प्रकार के कंपन को अनुप्रस्थ कंपन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ कंपन कहते हैं। ये आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। पूछता है आपसे कि अनुप्रस्थ कंपन क्या है, अनुदैर्ध्य कंपन क्या है। क्लियर हो गया? फिर से सुन लीजिए, ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत या ऊपर नीचे के कंपन को अनुप्रस्थ कंपन कहते हैं। ध्वनि संचरण के दिशा में आगे पीछे या बाएं दाएं कंपन को, दोलन को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य दोलन। ठीक है, क्लियर हो गया? टॉपिक समझ में आ गया? चलिए अब हम समझते हैं। देखिए हमने अभी आपको क्या बताया, देखिए ये इसको धक्का देती है, ये इसको धक्का देती है, ये इसको धक्का, ये इसके धक्का, ऐसे करके ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है। अर्थात हम देखते हैं कि जो ध्वनि है वो अनुदैर्ध्य गति या अनुदैर्ध्य कंपन द्वारा आगे बढ़ती है और हमारे कानों पे पड़ती है, हमको सुनाई देती है। अच्छा, अब जरा आप सपोज कीजिए ये धूल के कण ना होते तो क्या ये आगे बढ़ते? ये इसको धक्का दे दी, अब किसको धक्का दे? आगे तो कुछ है ही नहीं है, आगे तो कुछ है ही नहीं, लफड़ा हो गया। तो इसीलिए ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए या ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम मतलब बीच में कोई ना कोई रहे, तभी हमारी ध्वनि आगे बढ़ेगी, अर्थात नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए या ध्वनि सुनाई पड़ने के लिए साउंड हमें सुनाई तभी पड़ेगी जब बीच में चाहे एयर रहे, चाहे आपका ये क्या कहते हैं धूल के कण रहे, तभी हमें सुनाई पड़ेगा। ठीक है, अच्छा चलिए क्लियर हो गई बात। आपने अनुदैर्ध्य कंपन सीख लिया, अनुप्रस्थ कंपन सीख लिया, आपने ये जान लिया कि जो ध्वनि है वो आगे कैसे बढ़ती है, अनुदैर्ध्य गति द्वारा आगे बढ़ती है। क्लियर? अब इसको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की भी आवश्यकता होती है और इसके साथ साथ हम अब एक चीज को और सीखने जा रहे हैं, उसको समझिएगा। देखिए अब मान लीजिए ध्वनि यहां से उत्पन्न हुई, ठीक है। अब देखिए उत्पन्न हुई, ये मान लीजिए धूल के कण है, फिर ये धूल के कण है, ये धूल के कण है, ये धूल के कण है, ये है, ये है। हालांकि ऐसे होते नहीं है, धूल के कण ऐसे ऐसे फैले रहते हैं। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहे हैं। देखिए अब ये धूल के कण क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए टकराया पूरी ताकत का धड़ाम से, इसको धक्का दे दिया, इसे धक्का दिया, तो भैया जब ये रुका था तो जब टकराएगा तो थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस होगी उसकी, तो जो आवाज यहां बहुत तेजी से आएगी, थोड़ा बहुत लॉस यहां हो जाएगी, फिर इससे टकराएगा थोड़ा बहुत लॉस, फिर इससे टकराएगा थोड़ा बहुत लॉस, फिर इससे टकराएगा थोड़ा बहुत और लॉस, फिर इससे थोड़ा बहुत और लॉस, इससे थोड़ा बहुत लॉस। यानी कि मान लीजिए अगर यहां 50 डीबी, डीबी मतलब होता है यूनिट, मान लीजिए 50 डेसिबल की यहां से आवाज चली थी
पहुंचते 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 यहां बची कितनी, 20 डेसिबल की। अब हम कान को और दूर कर दे रहे हैं, तो हो सकता है यहां पहुंचते पहुंचते 5 डीबी हो जाए। क्यों? अब कहेंगे एनर्जी जा कहां रही है, तो माध्यम जितना बड़ा होगा, माध्यम जितना बड़ा होगा, ध्वनि उतनी ही कम सुनाई पड़ेगी, ध्वनि उतनी ही कम सुनाई पड़ेगी। एग्जाम्पल आपको हम समझा रहे हैं, देखिए। अब देखिएगा भाई आवाज को, हम तेज नहीं बोल रहे हैं, देखिए। अब देखिए आपको आवाज थोड़ी तेज लग रही होगी ना, यानी कि माइक हमारे मुंह के पास आया। अब देखिए गैपिंग बहुत कम रह गई है, तो मेरी वॉइस सीधा जा रही है। अब देखिए आपको सुनाई नहीं पड़ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि माइक हमसे दूर हो चुका है। माइक दूर हो गया तो बीच में जो एयर मॉलिक्यूल है हमारी आवाज को ये टकराने से रोक रहे हैं। आवाज आपको जा रही होगी, लेकिन अब थोड़ी सी आवाज धीमी जा रही है। तो यही कारण है या यही रीजन है, इसको समझे रहिएगा। अगर माध्यम की दूरी बढ़ जाती है तो हमारी आवाज हमको कम सुनाई पड़ेगी, अर्थात ध्वनि संचरण या ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम में दूरी बढ़ने के साथ साथ हमारी ध्वनि भी कम होती चली जाती है। इसीलिए अगर आपके गांव में कीर्तन हो रहा है तो आपको सुनाई पड़ेगा, लेकिन 2-3 गांव बाद आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माध्यम के कण उस आवाज से टकराते 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 धीरे धीरे खत्म कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका घर हाईवे के आसपास है, थोड़ी दूरी पे है, दिन में आपको आवाजें सुनाई पड़ेंगी लेकिन कम, लेकिन रात में वहीं एक ट्रक हॉर्न मारेगा, पैपो पैपो करेगा, तो वो भी आपको सुनाई पड़ेगा। कारण यह है कि दिन में बहुत सारी आवाजें आपस में खट खुट लड़के कैंसिल कर देती है एक दूसरे को, लेकिन रात में बस की आवाज, देखिए चूंकि रात में सब सोते रहते हैं, तो बस की आवाज सीधा आपके कानों तक पहुंचेगी। क्लियर हुआ? ये महाभारत बताने का मतलब ये था कि ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम दूरी बढ़ने के साथ साथ ध्वनि की जो गति है उसको कम करता चला जाता है, अंत में एकदम खत्म कर देता है। क्लियर? ये बात हो गई ध्वनि के संचरण की, जिसको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप जरूर टेलीग्राम पे मैसेज करें, यूट्यूब कमेंट कर दें, कहीं भी कुछ भी कर दें, हम आपको ट्राई करेंगे कि अगली क्लास से पहले उसको अच्छे से समझा दें। क्लियर? तो ये बात हो गई किसके, ध्वनि के संचरण के विषय में बात हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जैसे मान लीजिए, देखिए अब जैसे मान लीजिए ये साउंड की वेव्स है, ठीक है, या तरंग, क्या कहते हैं उसको, ध्वनि है, ठीक है। अब देखिए ये ध्वनि, इसको अगर एक छोटे से और एग्जांपल से हम समझाएं आपको, जैसे स्प्रिंग का एग्जांपल ले लीजिए। ऐसे देखिए, मान लीजिए, देखिए ये स्प्रिंग की कुंडलियां हैं, यहां देखिए ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा, फिर यहां पे गहरा गहरा, फिर ये थोड़ा सा लंबा लंबा, फिर यहां पे गहरा गहरा। देखिए बात को समझिएगा, ऐसे ही ध्वनि चलती है। ध्वनि जहां पर ध्वनि या ध्वनि की किरणें बहुत सारी रहेंगी या एक साथ चपी रहेंगी, उनको हम कहते हैं संपीडन। क्या कहते हैं? संपीडन। और जहां ज्यादा गैपिंग हो जाएगी उसको हम क्या कहते हैं? विरलन। विरलन। फिर देखिए यहां पे सटे हुए हैं तो संपीडन। संपीडन। यहां पे गैपिंग हो गई, विरलन, ठीक है। फिर यहां पे संपीडन। समझाते हैं, घबराइए नहीं। देखिए अब मान लीजिए ये लहर थी और ये पड़ोसी लहर है, यहां से इसको टकराई, ये इसको धक्का दे दी, चल हट तुम यहां से निकल। लेकिन जैसे ये वाली वापस जा रही थी तब से एक लहर और आ गई, फिर धक्का मार दी, फिर वापस आ गई, यानी कि यहीं पे ये इकट्ठा रहते हैं। और यहां से एक लहर निकल के भाग के यहां आई, फिर ये पीछे वाली मारेगी, यहां आ जाएगी, फिर ये यहां आ जाएगी, फिर यहां मान लीजिए एक है, फिर इकट्ठा हो गई, फिर इकट्ठा हो गई। अर्थात कहने का मतलब ये है, जब ध्वनि तरंगे एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं तो वो संपीडन, संपीडन मतलब उसको चपा दिया गया है। और जब कहीं पे थोड़ी गैपिंग करके या थोड़ी दूरी पे होती हैं तो उसको हम कहते हैं विरलन। ठीक है, संपीडन और विरलन, सी और आर, ठीक है, संपीडन और विरलन, यानी कि रेयरेशन एंड कंप्रेशन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, संपीडन और विरलन। अब हम आपको ये क्यों बता रहे हैं हम समझाएंगे। तो पहले संपीडन समझ में आएगा नहीं?
संपीड़न मतलब जब ध्वनि तरंगे बहुत पास पास होती हैं या ध्वनि के कण बहुत पास पास होते हैं तो हम क्या कहते हैं, संपीड़न। और जब ध्वनि के कण बहुत दूर दूर हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विरलन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, विरलन। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, विरलन। ठीक हुआ। चलिए अब देखिए यहीं से या इस टॉपिक के बाद में अब हम यहीं से चीजों को रिलेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमने ध्वनि सीखा, ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है वो सीखा, ध्वनि किरण या ध्वनि कैसे गति करता है वो सीखा, गति करने के लिए माध्यम चाहिए उसको हमने जाना, माध्यम में ध्वनि कैसे गति करता है, अनुदैर्ध्य करता है या अनुप्रस्थ करता है उसको सीखा। अब हम पढ़ेंगे ध्वनि के गुण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ध्वनि के लक्षण कह लीजिए या अभिलक्षण। ध्वनि के लक्षण हेडिंग डाल लीजिएगा, इसको हम समझते हैं। देखिए ध्वनि को डिफाइन करने के लिए इसके कुछ पर्टिकुलर लक्षण है, जैसे तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से शो करते हैं, लैम्डा से। तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से शो करते हैं। इसका जो मात्रक होता है मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। अच्छा तरंग दैर्ध्य है क्या, तरंग दैर्ध्य दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, लैम्डा या तरंग दैर्ध्य। क्लियर हो गया। तरंग दैर्ध्य मतलब दो क्रमागत संपीड़न, दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलन के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लैम्डा। क्लियर हुआ। यानी कि मान लीजिए एक ये जगह है जहां पे ध्वनि के कण एकदम इकट्ठा हुए हैं और एक ये, तो इनके बीच की जो दूरी है इस दूरी को हम क्या कहते हैं, इसी दूरी को हम कहते हैं लैम्डा। और आपको यही लिखना ही है, दो क्रमागत संपीड़न कणों के या संपीड़न किरणों के बीच या दो क्रमागत विरलन कंपनों के बीच, किरणों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, लैम्डा या तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसको हमने दिखा दिया, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई ध्वनि के लक्षण में पहले लक्षण तरंग दैर्ध्य की। ठीक है, जो पहला लक्षण है तरंग दैर्ध्य की बात हो गई। ध्वनि के लक्षण मैंने आपको क्या बताया, पहला मैंने आपको बताया तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य मैंने आपको बता दिया कि दो क्रमागत सी फॉर आप ले लीजिए कंप्रेशन एंड रेडिएशन। ठीक है, यानी कि दो क्रमागत संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, लैम्डा। और इसका मात्रक या इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। क्लियर हुआ। ये हो गया ध्वनि का पहला लक्षण। दूसरा, ध्वनि का जो दूसरा लक्षण है वो है आवृत्ति। क्या है, आवृत्ति। देखिए आवृत्ति है क्या, पहले ये समझ लीजिए। देखिए आवृत्ति को हम न्यू, ऐसे वी बना के थोड़ा सा टांग तोड़ दीजिए, न्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक इसका होता है हर्ज। हर्ज यानी कि HZ। इसको रुडोल्फ हर्ज ने इसका मात्रक दिया था, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हर्ज। ठीक है, अब आवृत्ति होती क्या समझते हैं। आवृत्ति ये नाम से लगा कि वृत्ति यानी कि आप जैसे दे दिया हम ढोलक, हम कहते बजाओ, आप ढमाढम बजाए पड़े हैं। 1 मिनट मान लीजिए आपने बजाया 20 बार या 200 बार। दूसरे हमने लड़के को दिया तुम बजाओ, अब वो ढमढमा के बजा रहा है, वो बजाते 250 बार। मतलब 1 मिनट में आपने बजाया 200 बार, उस दूसरे लड़के ने 1 मिनट बजाया 250 बार।
तो इसमें आवृत्ति किसकी ज्यादा होगी? 250 वाले की, 250 वाले की। यानी कि किसी पर्टिकुलर समय में आप कितना बार काम कर लेते हो, यही होती है आवृत्ति। जैसे अगर आप बार बार आओ जाओ, बार बार आ जाओ, बार बार आ जाओ, तो लोग कहते हैं 1 घंटे में क्या 100 बार आएगा जाएगा? हरामपुर कहेगा चल अपना काम कर। तो यही यहां होता है। आवृत्ति मतलब सब निश्चित समय में कितनी बार वो काम हुआ। यहां पर आवृत्ति मतलब ये है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में पूरा किए गए कंपन, पूरा किया कंपन, ठीक है। यानी कि ध्वनि के कण 1 सेकंड में कितनी बार कंपन करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? आवृत्ति। और आवृत्ति को मैंने बता दिया न्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/t। टी आपका क्या है? यहां पे टी आपका टाइम है। क्लियर? यानी कि आवृत्ति क्या है? 1 सेकंड में पूरा किए गए दोलनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति। ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट इन 1 सेकेंड। ठीक है। 1 सेकेंड में पूरा किए गए कंपनों को हम क्या कहते हैं? पूरा किए गए कंपनों को हम कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं? आवृत्ति। ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए जैसे अगर हमने ऐसे डोर को मान लीजिए खींच के ऐसे छोड़ा, अब वो झन ऐसे आवाज करेगा, झन। ठीक है। अब 1 सेकेंड में अगर वो 10 बार आवाज कर गया तो उसकी आवृत्ति 10। 20 सेकेंड मान लीजिए 1 सेकेंड में 50 बार कर गया तो उसकी आवृत्ति 50। 1 सेकेंड में आधा ही बार किया तो उसकी आवृत्ति आधा। क्लियर? 1 सेकेंड में जितनी बार कंपन करेगा, 1 सेकेंड में जितनी बार कंपन करेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आवृत्ति। आवृत्ति के मात्रक की बात कही जाए तो मात्रक इसका क्या होता है? मात्रक इसका होता है सेकंड पावर -1, क्योंकि यहां सेकंड ऊपर चला जाएगा। या मैंने अभी आपको बताया इसका मात्रक क्या होता है? हर्ज। क्या होता है? हर्ज। मात्रक क्या होता है? हर्ज। क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ? अच्छा। अब देखिए आवृत्ति से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, उसको हम समझ लेते हैं, फिर हम ध्वनि के अगले लक्षण को समझेंगे। आवृत्ति की बात आती है, जैसे कभी कभार अगर आप कभी आप ऑर्केस्ट्रा देखने गए या कभी आप कोई नाटक देखने गए, कोई प्रोग्राम देखने गए, तो उस ऑर्केस्ट्रा में अगर कोई बांसुरी बजाता है बड़ा मजा आता है सुन के, और कोई तबला बजा रहा है बड़ा मजा आता है, कोई वायलिन बजा रहा है और मजा आता है। लेकिन आपके कानों को तुरंत पता चल जाता है कि ये बांसुरी की धुन है और ये वायलिन की धुन है, ये मोबाइल में गाना की धुन है, ये मारपीट की धुन है। तो कानों द्वारा ये प्रॉपर्टी या ये लक्षण को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, या हम ये कैसे जानते हैं कि ये ध्वनि तबले की है या ये ध्वनि वायलिन की है, ये ध्वनि बांसुरी की है, इसी क्वालिटी को या इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? तारत्व या पिच। क्या कहते हैं? तारत्व या क्या कहते हैं? पिच। PITCH। ठीक है। पिच, यही हमको समझना है। देखिए आवृत्ति के आधार पे क्या डिसाइड होती है? पिच यानी कि तारत्व। और तारत्व अगर आवृत्ति उच्च है, न्यू की वैल्यू अगर ज्यादा है, ज्यादा, तो तारत्व भी क्या होगा? तारत्व भी ज्यादा होगा या मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा। अगर आवृत्ति की वैल्यू कम है तो तारत्व भी कम होगा, तारत्व भी कम होगा। अब अभी तारत्व आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तारत्व मतलब जैसे कोई आवाज कितनी तेज है, मतलब तेज नहीं, तीक्ष्ण है। जैसे देखिए दो चीजें होती हैं, एक ये देखिए ये पहाड़ बहुत ऊंचा है और उसके बगल में एक मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, ये इन दोनों में अंतर क्या है? ये पहाड़ बहुत तिकोना है, तीखा है, तीखा मतलब तीक्ष्ण एकदम है, चुभ जाएगा, कुछ से चुभेगा। और ये ऊंचा है लेकिन मोटा है। तो ये जो पैनापन है, पैनापन यानी कि तीखापन जो है, इसी को हम बोलते हैं तारत्व।
तो कोई ध्वनि कितनी पतली है ये हमें पता चलती है कैसे? तारत्व से। जैसे मच्छर भिन करता रहता है, तो मच्छरों का जो भिनभिनाना है ये तारत्व से पता चलता है। भंवरे जो भिनभिनाते हैं तारत्व से पता चलता है। किससे? तारत्व से। ठीक है, तारत्व से। औरतों की आवाज एकदम पतली होती है, एकदम मस्त, मजा आता है सुन के, तारत्व से। और आदमियों की आवाज भैंसों जैसी होती है, मन करता तो चपलिया दे, तारत्व की वजह से। ठीक है, तो तारत्व किसी आवाज को पतला या मोटा होने में मदद करता है या पहचान करने में मदद करता है। इसकी मदद से हमें, जैसे मान लीजिए जितना तेज हम बोल रहे हैं इतनी ही तेज अगर कोई यहाँ लड़की बात करेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी आवाज कौन सी है, इनकी आवाज कौन सी है, या जो बगल में है उसकी आवाज कैसी है, बगैर हम लोग को देखे। क्लियर? तो आवृत्ति के आधार पे तारत्व डिसाइड होता है। अगर वॉइस की, साउंड की आवृत्ति ज्यादा है तो तारत्व भी ज्यादा होगा, और अगर तारत्व ज्यादा हो गया तो आवाज पतली हो जाएगी, ये ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, चलिए अब तारत्व के बाद हम अब ये आपको समझ में आ गया कि आवृत्ति के आधार पे तारत्व डिसाइड होता है। तारत्व ज्यादा मतलब आवाज का पतलापन ज्यादा, तारत्व कम मतलब आवाज का मोटापन। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले लक्षण की तरफ बढ़ते हैं। आवृत्ति के बाद बात करें तो आयाम क्या आता है? आयाम। देखिए, ध्वनि तरंगे जब आगे बढ़ती हैं तो ये मैक्सिमम विस्थापन, एक साइड से मैक्सिमम विस्थापन, यानी कि तरंग माध्यम में, संचरण माध्यम में, ध्यान समझिएगा, संचरण माध्यम में एक ओर अधिकतम विस्थापन को हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम। जैसे अब ये ध्वनि मान लीजिए जा रही है, आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो ये जो विस्थापन है इसी को हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ठीक है, एक तरफ के मैक्सिमम विस्थापन को हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। यानी कि तरंग संचरण में या संचरण में मूल स्थिति से, ठीक है, मूल स्थिति से, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम पेंडुलम से बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे, तो ये हो गए मूल स्थिति। यहां से यहां जो आया है इसी को हम क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? आयाम। मूल स्थिति से एक तरफ के विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। मूल स्थिति से एक तरफ के विस्थापन को हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा, देखिए, अब अगर आयाम ज्यादा हो गया, जैसे मान लीजिए ये यहां तक से यहां तक है, यहां से यहां तक है, ऐसे है, और दूसरे विचार कीजिए आप, आयाम ऐसे छोटा छोटा है, छोटा छोटा। ठीक है, अगर आयाम ज्यादा हो गया, ठीक है, आयाम ज्यादा हो गया तो आवाज हमको बहुत प्रबल सुनाई पड़ेगी। प्रबल मतलब जैसे चिल्लाते, गांव में चिल्लाते हैं, नहीं खाना बन गया है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रबलता, मतलब बहुत तेज चिल्लाते हैं। और वही अगर उनकी भी आगे खाना बन गया जी, खा लीजिए प्यार से, तो ये क्या होता है? मृदु। क्या होता है? मृदु। आयाम कम, आयाम कम और यहां आयाम ज्यादा। ठीक है, अर्थात जब आवृत्ति हम लोग पढ़ रहे थे, तारत्व गुण, आवृत्ति के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कौन आवाज कितनी पतली है, कितनी मोटी है। आयाम के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कोई आवाज कितनी तेज है, कितनी स्लो है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपको आवाज आराम से लग रहा है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा अच्छे से बात कर रहे हैं। अभी बात कर रहे हैं, पढ़ पढ़, नहीं तो तू उठा पटक दूंगा, पढ़, तो ये हमने आयाम को बढ़ा दिया। यानी कि जब आयाम बढ़ेगा तो ध्वनि प्रबल हो जाएगी। प्रबल, जैसे हाथी जब चिंघाड़ता है तो प्रबल होता है, ठीक है, प्रबल। और अगर आराम से बात करें तो वो क्या होती है? आवाज मृदु। यानी कि मीठी जो आवाज होती है, जो मीठी आवाज होती है उसको हम कहते हैं
इसका आयाम कम है, और जो भारी आवाज होती है डांटने वाली उसको हम क्या कहते हैं, उसका आयाम ज्यादा है और वो प्रबल है। ठीक है, भारी आवाज और पतली आवाज को डिसाइड करता है आवृत्ति, तेज आवाज और कम आवाज को डिसाइड करता है कौन, आयाम। क्लियर हो गया? तो ये ध्वनि का था चौथा लक्षण। अब आगे देखिए। अच्छा, एक चीज और, जैसे अगर मान लीजिए केवल बांसुरी बज रही है, केवल बांसुरी, तो ऐसे बजता रहेगा और आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, वो सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टोन। ठीक है, जैसे आप अगर कभी फोन में टोन सर्च कीजिए, टुन 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 से बजता था, टुन 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 टोन बजता रहता है। लेकिन उसमें अगर मान लीजिए हमने 7 टोन मिला दिया तो, या मोटा मोटा कहें बहुत सारी आवृत्तियों को मिक्स कर दिया तो वो बन जाता है स्वर। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा, स्वर बन जाता है। या एकल आवृत्ति वाले साउंड को हम क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। बहुत सारी आवृत्ति वाले साउंड को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। सुनने में दोनों अच्छा होता है, लेकिन स्वर कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है। क्लियर? चलिए अगली प्रॉपर्टी इसको हम बताते हैं। देखिए, ध्वनि का जो अगला लक्षण है वो क्या है? वो है हमारा वेग। वेग यानी कि वेलोसिटी। चलिए देखिए, ध्वनि का जो अगला लक्षण है वो क्या है? वेग यानी कि वेलोसिटी। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो वेग होता है या ध्वनि की जो गति होती है वो डिपेंड करती है माध्यम पे। माध्यम मतलब बीच में दूरी कितनी है उस पर डिपेंड करती है। इसका एक एग्जांपल बता रहे हैं। अगर कभी आप बारिश के मौसम में नोटिस करें तो आसमान में बिजली बहुत पहले चमक जाती है और उसकी आवाज कानों में कुछ देर बाद आती है, गड़गड़ाहट की। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम बिजली की बात करें, इसकी जो गति होती है 3 लाख से ऊपर होती है। ठीक है, तो 30 लाख के आसपास होती है, या 3 गुणे 10 की पावर 8। ठीक है, मीटर पर सेकंड। सोचिए इतना ज्यादा होता है, मीटर पर सेकंड। तो इसीलिए लाइट हमारे कानों पे फट से पहुंच जाती है। लेकिन वहीं अगर ध्वनि के चाल की बात करें तो 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड ये होती है ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है और ये माध्यम पे डिपेंड करती है। इसलिए ये वहां से आते 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 लड़ते भिड़ते आती है, तो कुछ समय बाद हमको सुनाई पड़ती है। और साथ ही साथ इसकी स्पीड भी कम है, तो ये हमारे कान तक जल्दी पहुंच जाती है और ये थोड़ा सा देर में पहुंचती है। क्लियर? अब अगर हम तापमान को बढ़ाएंगे, तापमान को, तो देखिए ये 332 नहीं 331 होता है, हमने 32 मोटा मोटा लिख दिया है। तापमान जब हम बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है। जैसे 0 सेंटीग्रेड में तापमान होता है, जो वेग होता है 331 मीटर पर सेकेंड। अगर यही हम 22 सेंटीग्रेड या 23 सेंटीग्रेड तापमान कर देंगे तो 344 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अर्थात ध्वनि की गति या ध्वनि का वेग माध्यम पर निर्भर करता है और यह तापमान बढ़ने पे बढ़ता जाता है। क्लियर? तो दोस्तों, आज की वीडियो में ध्वनि संबंधित टॉपिक से इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू चैनल। धन्यवाद।